हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को मैथ तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं साइंस भी कवर करता रहूँगा। ठीक है, तो हाई स्कूल का जो भी ये सिलेबस चल रहा है, ठीक है, इसमें आप लोगों को मैथ तो पूरा सॉल्व कराऊंगा, लेकिन साथ ही साथ ये साइंस भी आप लोगों को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसमें देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें पूरा टोटल आज सिर्फ साइंस की इंट्रोडक्शन के बारे में चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है इसमें। ठीक है, साइंस में तो ध्यान से ये सब देखते जाइए और ये देखिए कितने कितने नंबर का आता है और कैसे ये नंबर गेन किए जाते हैं और कहाँ से ये नंबर कितने नंबर के आएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं इसमें कवर कर दूंगा। और मैथ की रही बात, तो मैथ तो चल ही रहा है। इसमें द्विघात समीकरण जो है वह लगभग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो शायद आज या कल तक द्विघात समीकरण पूरा टोटल चौथा अभ्यास है, यह ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए, यह पूरा टोटल सीबीएसई बोर्ड से एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, कहीं से भी इधर या उधर कहीं अलग से नंबर नहीं उठाएगा। ठीक है, जितने भी नंबर ये आएंगे आपके इसी सिलेबस से आएंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन जैसे जैसे बताते चलना है, ऐसे ऐसे आप लोगों को क्या करना है, तैयार करना है। कहाँ से कितने, किस चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे और किस जगह से कौन कौन से बहुविकल्पी हुए या लघुत्तरी हुए, मतलब 60 आंसर हुआ या जो भी चीज़ें आएंगे उसको भी मैं क्या करूँगा, बताता चलूँगा कि मतलब इस तरह से आप लोगों को कहाँ कहाँ से नंबर कितने मिलेंगे। ठीक है, तो आसानी से ये चीज़ें देखिए, आप लोगों को नंबर गेन करना है। ठीक है, और समझते जाना कि कैसे कैसे कहाँ से मिलेगा नंबर। ठीक है, तो आज साइंस का इंट्रोडक्शन चलेगा, तो इसमें कैसे कैसे क्या मिलते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, चलिए। और यह हाई स्कूल का है। ठीक है, क्लास 10th साइंस। और यह जो भी है पूरा टोटल एनसीईआरटी पैटर्न से है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कहाँ से, एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, तो एनसीईआरटी पैटर्न से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो भी इस बार से बनाने, जैसे पिछले साल से ही बताया गया है कि जो भी पेपर बन के आएंगे वह कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी पैटर्न से बन के आएंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि पढ़ने के साथ साथ कि नंबर गेन कहाँ से किया जाता है। देखिए, पढ़ने के लिए बच्चे तो बहुत जगह से पढ़ते रहते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो नंबर नहीं गेन कर पाते हैं कि नंबर किस जगह से, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा नंबर आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराते कराते ये सब चीज़ें जो भी होंगे इंपॉर्टेंट जो होगा हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान आप लोग दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए एनसीईआरटी पैटर्न से इसमें इसको 3 भागों में बांटा गया है, ये तो जानते ही हैं। पहला है फिजिक्स, देखिए इसमें दिया है केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद से फिजिक्स है या बायो मान लीजिए, जो किताब में दिया उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या है, फिजिक्स। अब देखिए जो केमिस्ट्री है इसको सबसे पहले इसलिए दिया है, यह जो आएगा आप लोगों का या रसायन विज्ञान, यह आएगा कितने नंबर का, 20 नंबर का। यह एग्जाम में पूछा जाता है, कितने नंबर का, 20 नंबर का। फिर आते हैं बायोलॉजी पे, बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान, इसमें से आप लोगों को 25 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, फिजिक्स मतलब रसायन, भौतिक विज्ञान, सॉरी, भौतिक विज्ञान से यह भी कितने नंबर का, 25 नंबर का आएगा। तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ से नंबर कवर होंगे, कैसे पता चलेगा, बड़े इजीली तरीके से बताते हैं। देखिए केमिस्ट्री में अगर साथ में चलते चलेंगे तो इसमें एटम्स के बारे में बताया जाएगा। पहले देख लीजिए, सुनिए, अगर नंबर आप लोगों को 30 नंबर तो देखिए कहाँ से, या प्रैक्टिकल से ही मिल जाएगा। 30% आपका कहाँ से मिल गया, प्रैक्टिकल से। अब कितना, 70 नंबर बचा। 70 नंबर के लिए 25 दूना 50 20 70 नंबर, यही लाने हैं।
तो ये नंबर लाने के लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत कहाँ कहाँ से ज़्यादा करना पड़ेगा, किस जगह से नंबर ज़्यादा उठाता है, यह चीज़ें ध्यान में रखिएगा। देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, बायोलॉजी छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है, क्योंकि उसमें सोचते हैं कि फिगर बनाना होगा या जो भी चीज़ें करना पड़ेगा वह कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बायोलॉजी को अच्छे तरीके से तैयार करना। उसके साथ साथ क्या करना है, केमिस्ट्री देखो बहुत ही ईजी है, ठीक है, ये पढ़ाएंगे आप लोगों को खुद लगेगा कितना ईजी है। फिर उसके बाद से फिजिक्स के बारे में आते हैं। फिजिक्स में क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को डेरिवेशंस आते हैं, अगर अच्छी तरीके से आपको सूत्र सॉल्व करने आता है तो एक भी जो सवाल आएंगे इससे रिलेटेड एक भी नहीं छूटेंगे। पूरा का पूरा नंबर 6 नंबर के आते हैं, इसमें से 6-7 नंबर का। तो इससे हम ऐसा बताएंगे आप लोगों को कि कहीं से ऐसा छूटे ना, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है ना, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें चैप्टर वाइज की बात करें तो इसमें सबसे शुरुआत में एटम्स के बारे में आ जाएगा बात, ठीक है, एटम्स के बारे में। उसके बाद से बताया जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण के बारे में। फिर पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, यह आप लोगों को थोड़ा सा नया लगेगा। ये सब चीज़ें क्या करना है, इसमें कवर करना। पीरियोडिक टेबल कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनकी खोज कैसे हुई थी, मेंडलीफ के बारे में, और सब भी जो चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो यह जो 20 नंबर है यह इजीली, बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें बताया जाएगा जो पीरियोडिक टेबल होते हैं वह कहाँ से उपस्थित हुए थे, कि उसकी जन्म कैसे हुआ, कैसे जाना गया, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ बताया जाएगा। पीरियोडिक टेबल, रासायनिक केमिकल के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से केमिकल कैसे बनते हैं, रासायनिक विधि बताई जाएगी, ठीक है। तो ये सब जो भी नंबर्स हैं ये सब बड़े आसानी से आप पा सकते हैं। सिर्फ क्या करना, थोड़ा सा सूत्र याद करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, सोडियम कैसे होते हैं, पोटेशियम कैसे, जैसे मान लीजिए अन्य से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं सोडियम को, होता है ना। जैसे जल होता है तो जल को अगर लिखना है तो क्या करते हैं, H2O को। तो ये सब चीज़ें आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे, जानेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से पता चल जाएगा। तो कुछ चीज़ें और भी आते हैं इसमें, जैसे आता है संयोजकता, ठीक है। संयोजकता के बारे में बताएंगे। संयोजकता कह सकते हैं या उसको कहते हैं संरचना, ठीक है, लुईस बिंदु संरचना कहते हैं, ये सब चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना, रासायनिक समीकरण पढ़ना, यह पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद से आएगा अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए आज पूरा टोटल हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, ठीक है, इसके बारे में। फिर पढ़ना है इसके बाद से अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। यह क्या होते हैं, एसिड बेस किसे कहते हैं, जो H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, OH- जो निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना, पढ़ना है। फिर इसके बाद से आएगा अगला चैप्टर आप लोगों का, इसमें आएगा धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। अब देखिए धातु बड़ा इजी है यार, बताओ यार धातु क्या होते हैं, जो H+ आयन दे उसे धातु कहते हैं, होता है ना, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले और जो ग्रहण करेगा उसे क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन त्यागे उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि कौन से तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, कौन से तत्व होते हैं जो ग्रहण करते हैं, ये सब चीज़ें क्या करना है, इसमें धातु एवं अधातु में पढ़ना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आएगा कार्बनिक यौगिक, ये अभी केमिस्ट्री में ही चल रहा, जो 20 नंबर के लिए है, कार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक मतलब यह होगा कि जो कार्बन से बने होंगे पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको किस तरह से बनाया गया है कि वह कार्बन 4 बांध बनाते हैं, तो कैसे कैसे उनके साथ और भी तत्व जुड़े होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, इसमें कवर किया जाएगा कि ये जो कार्बन होते हैं उनके साथ साथ कौन से तत्व जुड़ सकते हैं, ठीक है, उनके कौन कौन यौगिक होंगे, जिसमें भी कार्बन, जैसे होता है मेथेन, CH4 के बारे में बताएंगे। तो यह चीज़ें हो रहा है कि कैसे यह हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाके जुड़ा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक कहेंगे। हाइड्रोकार्बन आ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिला रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ें क्या करना है, इसमें पढ़ना है, ठीक। उसके बाद से आएगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे केमिस्ट्री में है, तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए तत्वों का वर्गीकरण मतलब क्या है, आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल या कहते हैं आवर्त सारणी।
आवर्त सारणी जो 119 से 20 तत्व जो ज्ञात हुए हैं, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नाम से सुने होंगे, कि उनके बारे में कैसे वह मेंडल ने खोज किया था, कहाँ से खोजे और किस आधार पे उनको बांट के रखा गया है, उनकी कौन सी फैमिली है, किस जगह हाइड्रोजन होता है, किस जगह हीलियम होता है, कहाँ अधातु रखा गया है, कहाँ धातु रखा गया है, कहाँ पे अक्रिय गैस तत्व होते हैं। इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, आसानी से उसको बता के और याद करने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे यह एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कैसे याद किया जाता है। सिर्फ आप लोगों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो यस ब्लॉक के बारे में बता देंगे और पी ब्लॉक के बारे में बता देंगे कि यस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं और पी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं और कैसे भरे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होंगे इसमें हम पूरा टोटल बता देंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? अच्छा, यह आप लोगों का अब केमिस्ट्री का जो काम है, इतनी चीज़ें आप लोग पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। बात समझ में आ गई? यह अगर कर लेंगे तो आप लोगों को 20 नंबर कोई कहीं से काट नहीं पाएगा कि यह 20 नंबर कहाँ से मिला आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और क्या चीज़ें, और नोट्स अच्छे तरीके से बनाइएगा, क्योंकि इसको हम पूरा सिलेबस कराने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, यह करने के बाद से आप लोगों का आएगा अगला चीज़। इतनी बात समझ में आ गई नहीं केमिस्ट्री के बारे में 20 नंबर के लिए? चलिए, अगर केमिस्ट्री के बारे में समझ में आ गई तो अब आते हैं बायोलॉजी पे, फिर फिजिक्स पे आएंगे, ठीक है। और देखिए, यह बार बार हम बता रहे हैं कि एनसीईआरटी पैटर्न से आधारित है, तो आप लोग सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड जो भी होंगे, यह बोर्ड सभी में यह काम आएंगे, ठीक है। सभी के साथ यह लग सकते हैं। तो अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जैसे होता है जैव प्रक्रम, ठीक है। बायोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, जैव प्रक्रम या कहते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए, अगर 3 से 4 चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें शुरुआती से, तो सबसे पहले आप लोगों को मनुष्य के बारे में जो इतना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, कि मनुष्य के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि वह पाचन क्रियाएं कैसे करता है। बात समझ में आ रही है? कि वह पाचन क्रिया, जैसे लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले पाचन क्रिया ये है कि अगर पाचन क्रिया सही से हुई नहीं तो आपका लाइफ प्रोसेस सही नहीं चलेगा। तो उनके बारे में बताया जाएगा कि वह दांतों के द्वारा कैसे कुचला गया, मतलब कोई चीज़ खाते हैं तो उसे कैसे कूचा जाता है। उसके बाद से दांतों के बारे में पढ़ना है, अमाशय पेट के बारे में पढ़ना है, आंतों के बारे में पढ़ना है, अग्नाशय के बारे में पढ़ना है। ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें इसमें लाइफ प्रोसेस में आएंगी। इसी में आप लोग आएंगे तो कई चीज़ें हैं लाइफ प्रोसेस में, जैसे हो सकता है पाचन क्रिया, फिर उसके बाद से आ सकता है आप लोगों का पाचन क्रिया के बाद से श्वसन तंत्र, ठीक है। उसके बाद से आ सकता है, देखिए कई है, ऐसे ही नहीं है, प्रजनन तंत्र है, ठीक है। इसी तरह से अगर और बात करें तो इसमें तंत्रिका तंत्र है। देखिए, बहुत ही तंत्र है, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन। देखिए, पाचन तंत्र मतलब यह भोजन को हम कैसे खाते हैं और कैसे पचाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में प्रजनन तंत्र में चलेगा, मतलब पाचन तंत्र में चलेगा। फिर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और लेते हैं तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इनके भी बारे में। देखिए, हृदय के बारे में भी पढ़ना है, श्वसन के बारे में, जो फेफड़े होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके प्रजनन तंत्र मतलब कि अपनी वृद्धि कैसे करते हैं, इनके बारे में। जैसे कि एक मान लीजिए कि प्रजनन तंत्र मतलब कि एक के द्वारा दूसरे को कैसे पैदा करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ना है। फिर उसके बाद से तंत्रिका तंत्र के बारे में, जो हम लोग के पूरे माइंड को या पूरे शरीर को कंट्रोल रखता है। जैसे कि अगर बाइक चलाते जा रहे हैं तो आगे कहीं ब्रेकर आता है तो कैसे माइंड कंट्रोल करता है कि हाँ ब्रेक ही लगाना। तो ये तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में जुड़े होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पूरे डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसका देखिए फिगर के सहित फिगर भी साथ में लेके चलेंगे तभी आएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो नहीं आएगा समझ में। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो उनको भी यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे, वो चीज़ें सिर्फ आप लोगों को समझ के अपने बारे में भाषा से बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए,
फिर उसके बाद से प्रजनन तंत्र के बाद से आता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, देखिए आनुवंशिकता मतलब यह होता है कि जैसे अपने माता पिता की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे चेहरे की बनावट होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिलता है, बाल की बनावट होती है, हाइट होती है, शरीर का रंग होता है, या जो भी चीज़ें होती है घर से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। तो वही एक होता है, शरीर के अंदर जीन होते हैं, ठीक है, ये भी बताया जाएगा, जिससे डीएनए होता है, आरएनए होता है, वह एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे हम लोग के शरीर में आ जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आनुवंशिकता में बताया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आनुवंशिकता में ही आएगा, जो मेंडल हैं वह मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट किए थे कि उनमें कैसे कैसे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि मेंडल ने यह मटर के पौधे के द्वारा कैसे एक्सपेरिमेंट करके बताया गया था। तो ये चीज़ें हम बताएंगे, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस आनुवंशिकता वाले में। फिर इसी में आएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हिरन जो होते हैं वो छोटे रह गए, लेकिन अगर जिराफ की बात करें तो बहुत बड़े लंबे लंबे, कैसे उनके गर्दन बड़े हो गए। ये सब चीज़ें क्या करना है, इसमें कवर करना है। आनुवंशिकता में ये सब चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। अगर पाचन क्रिया में थोड़ा सा भूल गए हैं, इसमें पाचन क्रिया में एक चीज़ और पढ़ना आप लोगों को, जैसे मनुष्यों में पाचन तंत्र होते हैं उसी तरह से पेड़ पौधों में भी पढ़ना है कि पेड़ पौधों में पाचन क्रियाएं कैसे होती हैं, वे लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो कैसे कैसे उन्हें प्रोसेस होती है, ये सब चीज़ें इसमें बताया जाएगा, ठीक है ना। तो यह बता रहे थे प्राकृतिक घटनाएं। देखिए प्राकृतिक घटनाएं मतलब कि कहीं से भी जो अचानक से आए और कोई डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब बर्बाद कर दे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा कि यह कैसे कैसे होते हैं और किन के द्वारा होते हैं। जैसे क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ही भूकंप आया था, तो वो कितनी तेज़ी से आया था, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा होती है, तो इनके बारे में बताया जाएगा कि ये आपदाएं कैसे कैसे हमारे इस गंभीर परिस्थितियों में यूज होते हैं, या कैसे कैसे वो हमको और भी गड़बड़ करते जाते हैं। जैसे इस समय कोरोना आया ना, तो इसी तरह से पढ़ना है। चलिए यह हो गया, इतनी बात समझ में आ गई नहीं। यह बायोलॉजी में था, बायोलॉजी के लिए यह कितना 25 नंबर आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कैसे कैसे देखिए, फिगर बनाने के लिए हम सिखा देंगे किस तरह से फिगर बनाया जाता है, और सब भी जो चीज़ें होती हैं बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूरा टोटल देखिए क्या है ना, इसके अंदर अभी और भी चीज़ें पढ़ने, अभी इतना ही नहीं है, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, कॉपी बनानी है, ठीक है, और कॉपी बना लीजिएगा, फिगर बनाते जाएंगे और समझाते चल जाएंगे। देखिए एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ यह है, रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ रट के करेंगे तो कभी आने वाला नहीं है। अगर उसे समझेंगे तो वह आगे हमेशा ज़िंदगी में कभी ना कभी यूज होता जाएगा। अगर रट लेंगे तो 4 दिन बाद वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या सोचिए कि वह चीज़ें हम समझें, इसलिए हम बता रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों। अगर हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले समझ नहीं सकते हैं, वो अपने भाषा में बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझिएगा। अब देखिए ये भी कितने आप लोगों का 45 नंबर तक का हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री हो गया। अब आते हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। देखिए फिजिक्स में पहले दर्पण के बारे में पढ़ना है, दर्पण या मिरर के बारे में कह सकते हैं, जो शीशा होता है, जैसे कह सकते हैं कि कहीं से अगर प्रकाश आ रही है एक जगह से, रिफ्लेक्ट होकर वो दूसरी तरफ कैसे जाती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अभी ये लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वह दूसरी तरफ भी जा सकती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं कि मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे या किसी समतल पृष्ठ पे जाके टकराती हैं तो वह टकरा के फिर से वापस आती हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। फिर इसी में आएगा गोलीय दर्पण, गोली दर्पण 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसमें आप लोगों को सूत्र पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि F
R/2 होता है। फिर इसी में पढ़ना है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये सब चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे यह प्रूफ किया जाता है। उत्तल दर्पण से भी बताएंगे, अवतल दर्पण से भी बताएंगे। इससे कितने कितने सवाल किस टाइप के आते हैं, हर टाइप के सवाल बता देंगे। ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगे, इस दर्पण के में हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगला चैप्टर आएगा आप लोगों का लेंस के लिए। देखिए इसमें आवर्धन क्षमता आता है, क्या आवर्धन क्षमता के बारे में बता देंगे। फिर आते हैं लेंस में। देखिए लेंस भी सेम इसी तरह का है, लेकिन लेंस क्या करता है, इसमें उत्तल लेंस आएगा, अवतल लेंस आएगा, जो क्या करेंगे, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करेगा एक, और एक क्या करेगा, प्रकाश को फैलाने का काम करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, इस पूरे लेंस में बताया जाएगा। तो इस लेंस में भी क्या होते हैं, देखिए लेंस की बात करें, अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण कुछ देखिए यह हमारा होता है क्या चीज़, उत्तल दर्पण। अगर ऐसे बना देंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर लेंस की बात करें तो लेंस हमारा अगर बाहर का भाग उठा हुआ रहेगा और किनारे किनारे पतले रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। और कुछ ऐसे बना रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अवतल। देखिए पूरा डिटेल में बताएंगे सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को पढ़ना है F बराबर R/2 कैसे होता है। फिर उसके बाद से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। देखिए किताब में यह प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो इसका प्रूफ भी करा देंगे। ठीक है, प्रूफ करा के, और इसके साथ साथ जो भी सवाल आते हैं कैसे कैसे यूज होते हैं और कैसे लगते हैं, कहाँ प्लस लगेगा या कहाँ U माइनस लगेगा, कहाँ V माइनस लगेगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फोकस दूरी क्या होती है, उसके बाद से कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कैसे इसकी स्थिति, साथ साथ पूरे में दर्पण से भी लेंस से भी जो स्थिति होती है, जो 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसकी स्थिति भी हम साथ में लेके चलते चलेंगे। ठीक है, तो स्थिति भी साथ में चलेगा तो समझ जाएंगे कि हाँ, कि इस वस्तु का प्रतिबिंब किस जगह बन रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों का हम क्या करेंगे, पूरा कवर कर देंगे, दर्पण में भी और लेंस में भी। इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, यह चीज़ें 2 चीज़ें बताए अभी। फिर उसके बाद से आप लोगों का पढ़ना है विद्युत प्रभाव, लेकिन इसके पहले है मानव नेत्र। इसी के साथ साथ मान लेते हैं मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। देखिए कुछ इसमें अगर समझेंगे कि जैसे कि होता है कि दूर दृष्टि दोष आता है, निकट दृष्टि दोष आता है। ठीक है, कि मतलब कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो उसे क्या हो गया है। फिर नज़दीक जैसे होते हैं ना, जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो और आगे करके ऐसे चश्मा लगा के नीचे करके देखते हैं, तो क्यों देखते हैं, सब कारण बताएंगे। तो उसमें बताया जाएगा दूर दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष कैसे कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें बताएंगे मानव नेत्र में। इसका फिगर बनवाएंगे, फिर बताएंगे कि इसका लेंस कहाँ होता है, फिर इसमें सफ़ेद कलर होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिर इसके अंदर जो द्रव भरे रहते हैं उसका नाम क्या है, फिर अलग अलग चीज़ें की प्रतिबिंब कहाँ रेटिना पे कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, मानव नेत्र में बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी तरह से आते हैं अगले वाले में। अगला है विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव मतलब समझते हैं, जैसे करंट होता है, करंट कैसे, जो तार होते हैं उस तार में करंट कैसे प्रवाहित होती हैं, और उसमें कैसे, जैसे कि ओम का नियम आएगा इसमें आप लोगों का, जैसे होता है वह R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद से 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाता है कि समांतर श्रेणी में लगा है कि समांतर श्रेणी में लगा है या श्रेणी क्रम संयोजन में लगा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कैसे यूज किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, अगर कई परिपथ एक साथ जोड़े गए हैं तो उनको कैसे हम लगा सकते हैं, या उनके बारे में कैसे कैसे सवाल आएंगे, जो इसके बारे में हम बताते चलेंगे। देखिए इसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि यह होता है कि अगर मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, अगर चार्जर गर्म होने लगता है तो वह क्यों गर्म होने लगता है, किस कारण से ऐसा गर्म होता है, जब गर्म होने लगता है तो मोबाइल चार्ज नहीं होती है, ऐसा होता है ना। तो ये सब प्रयोग कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों में बताएंगे, जो विद्युत का प्रभाव कैसे कैसे होता है, हम लोगों पे कैसे विद्युत प्रभाव काम करता है। जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए, जैसे कहीं पे सर्किट होता है, वह क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, या अगर हम प्रेस करते हैं तो प्रेस में क्या क्या वायर लगे होते हैं। फिर कूलर की बात करें तो कूलर में कैसे लगा रहता है। फिर हीटर के बारे में बात करें तो उसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं कैसे वह गर्म होते हैं, क्या क्या काम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में विद्युत प्रभाव में पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब क्या है, मतलब यह है कि उसके किनारे किनारे हम क्या कर दें, एक हम चुंबक रख दें, मतलब एक साइड चुंबक रख लें इधर भी और इधर भी, जिसे यस कहते हैं इसे यन कहते हैं, सपोज मान लीजिए, और इसके अंदर कोई एक हम क्या कर दें ऐसे घिरनी लगा दें और इसको क्या कर दें टरबाइन से चला दें या किसी चीज़ से ऐसे क्या कर दें चला दें। जब चलाएंगे तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, इसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी या कह सकते हैं विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा तो इसमें दो चीज़ें आएंगे, एक आएगा एसी और एक पढ़ना है आप लोगों को डीसी, जिसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, एक दिष्ट धारा होता है और एक और होता है जिसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और एक डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़ना कि ये सब कैसे यूज होते हैं, किसके द्वारा, कि चुंबक के द्वारा कैसे बिजली हम उत्पन्न कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताएंगे। इसमें और भी आएगा कॉइल के बारे में कि अगर एक कोई लोहा है, लोहे के किनारे किनारे हम क्या कर दें कोई तार लपेट दें और उसके बाद से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा दें तो इसके अंदर कैसे यह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगेगा। तो ये सब चीज़ें बताया जाएगा कि यह कैसे यूज होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें कवर करेंगे। फिर उसके बाद से आते हैं प्राकृतिक संसाधन। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि दिष्ट धारा जनित्र है, उसके बाद से देखिए जनरेटर पढ़ना है, जनरेटर के भी बारे में, ठीक है, कि जनरेटर कैसे यूज होते हैं, ये सब चीज़ें क्या करेंगे इसमें हम बताएंगे। तो जनरेटर हुआ और सभी जो चीज़ें कैसे होते हैं, यह देखिए एसी और डीसी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो 7 नंबर में हर साल अल्टरनेट करके, या तो जनरेटर के बारे में 6 नंबर में चित्र सहित और इसके बारे में विधि कैसे होती है, इस यह कैसे कैसे यूज होता है, इसमें क्या क्या लगा होता है, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा 6 या 7 नंबर में हर साल पूछा जाता है अल्टरनेट करके। या एसी पूछ लेगा तो डीसी नहीं पूछेगा, डीसी पूछेगा तो एसी, अगर ये दोनों नहीं पूछेगा तो जनरेटर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कवर करते चलेंगे, पूरा बताते चलेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आता है प्राकृतिक संसाधन, इसके बाद से आता है प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्राकृतिक संसाधन मतलब यह है कि बिजली जो है हमको कैसे प्राप्त होती है। अब तो कोयले से मिल जाता है, लेकिन पहले क्या होते थे टरबाइन बहुत बड़े लगा दिए जाते थे और ऊपर से झरना ऐसे लगा दिया जाता जिससे वो टरबाइन चलता था और हमें बिजली मिलती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे कैसे यूज हुए हैं हम लोगों के लाइफ में और कैसे यूज हुआ है। और देखिए इसी के साथ साथ बताया जाएगा परमाणु बम के बारे में कि यह एटम बम कैसे बनाया जाता है या कैसे कैसे यह परमाणु बम होते हैं जो छोटे छोटे एटम्स मिल के बनाए जाते हैं, ठीक है, इनके बारे में बताया जाएगा। फिर इसी के साथ साथ होंगे इसमें पेट्रोलियम का संरक्षण बताया जाएगा और दिया है वन तथा वन्य जीवन, मतलब कि वन में जैसे कि जो जीवन कैसे, जैसे कह सकते हैं आपकी पवन चक्की के बारे में दिया है। उसके बाद से अपक्षयन क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। ओजोन परत के बारे में, हाँ देखिए हमारा पर्यावरण जो होता है ओजोन परत, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन परत कैसे बनते हैं, कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे यूज होता है हम लोगों के लाइफ में, ये सब चीज़ें बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, साइंस पढ़ने का तरीका एक चीज़ यह है कि उस चीज़ को आप समझिए, रटने का काम मत करिए, ठीक है। सूत्र अगर रट रहे हैं चलिए ठीक है सूत्र की बात, लेकिन सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से वह हल हुआ है, ये चीज़ें आपको समझने की बात है, ठीक है। तो ये किस तरह से आप लोग यूज करेंगे, कैसे कैसे बताया जाएगा, यह आप लोगों कैसे निर्भर करके इसको एक्सेप्ट करते हैं आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो देखिए जो भी चीज़ें हैं नोट्स बनाइए, ठीक है, तैयारी करिए अच्छे तरीके से और देखिए फर्स्ट लाने की कोशिश, ठीक है, कि देखिए हम पूरा सिलेबस यहाँ शायद कंप्लीट करा दें, ठीक है, क्योंकि अब तो देख ही रहे हैं कि मतलब डेली अगर थोड़ा ऐसे सही चलता रहा तो शायद डेली 2 मैथ का और 2 साइंस की जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देंगे, शायद दिसंबर तक या उसके पहले तक ही मैथ और साइंस दोनों ख़त्म कर दें। उसके बाद से इंटरमीडिएट पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल वाला थोड़ा कम सिलेबस है तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट वालों का मैं कवर कर दूँगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बता दें, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा साथ बनाए रखिए मेरा, उसके बाद से जो भी चीज़ें अगर डाउट्स जो भी होते हैं नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो भी आते हैं, जो भी चीज़ें हैं वह समझने का प्रयास करिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है,
आप लोग वह चीज़ें समझिए कि यह चीज़ें क्या हो रहा है। तो आप लोग क्या इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्या उसको अपने भाषा में लिख नहीं सकते हैं?